अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद पहली बार वफाक में मुकम्मल हुकूमत कायम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मखलूत कैबिनेट के पहले इजलास की सदारत करके अमली तौर पर शहबाज स्पीड का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट को वॉर कैबिनेट का नाम दिया और पहले खिताब में काबीना को 4 अहम पैगामात भी दे दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी काबीना का पहला अहम पैगाम इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद है, जबकि दूसरा पैगाम 75 बरसों के दुखों का मदावा करना है। तीसरा पैगाम अगले इंतखाब में अपने अपने सियासी मंशूर के तहत लड़ने का पैगाम है, जबकि चौथा और आखिरी अहम पैगाम मेहनत और मेहनत का है। शहबाज शरीफ आज कैबिनेट को मुखातिब किस तरह से कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने क्या पैगामात दिए, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये इत्तेहाद यकीनन जो कि पाकिस्तान की तारीख का खासा वसी इत्तेहाद है, जिसके ऊपर नुक्ता चीनी भी की जा रही है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए आप अपने आप को गोताजन होंगे, दिन रात आप मेहनत करेंगे। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे, जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी सोच और अपने प्रोग्राम के मुताबिक अवाम के पास जाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही उनकी कसीरुल जमाती हुकूमत को बचाना है। वज़ीर आज़म को अंदाज़ा है कि वो कमज़ोर बुनियादों पर खड़े हैं। वो एक ऐसे वक्त में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जब बड़े बड़े इत्तेहादी बिलावल भुट्टो कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दे। हुकूमती इत्तेहाद की कमजोरी की निशानदेही आज डॉन अखबार की खबर में भी की गई है और इस खबर के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद की दो अहम जमातों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी में कैबिनेट के लिए अपने अराकीन के इंतखाब और महकमों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही नहीं बल्कि नून लीग के अंदर भी काबीना के अराकीन के इंतखाब और उनके दरमियान महकमों की तकसीम पर इख्तलाफात मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ नवाज ग्रुप में शामिल पार्टी के तजर्बाकार रहनुमाओं के नामों पर गौर न किए जाने पर वज़ीर आज़म से नाखुश हैं। नून लीगी हल्के इरफान सिद्दीकी, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर, दानियाल अजीज, मुसद्दिक मलिक, तलाल चौधरी, बरजीज ताहिर, तारिक फातमी और जफरुल्लाह खान को नजरअंदाज करने पर मायूस है। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ कैंप का ख्याल है कि तालीम के शोबे में 25 साल से जायद अरसे का तजर्बा रखने वाले इरफान सिद्दीकी को नजरअंदाज किया गया है और राना तनवीर को तालीम का कलमदान सौंपा गया है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर ने वफाकी वजारत ना दिए जाने और खुद पर जूनियर पार्टी रहनुमाओं को तरजीह दिए जाने पर वजीर ममलिकत बनाए जाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी क़यादत अरकान असम्बली के इंतखाब और BNP यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जैसे इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किए जाने पर भी नाराज़ है, जबकि PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुखालिफत के सबब ANP और आज़ाद MNA मोहसिन दावड़ को वफाकी जगह ना मिलने की खबरें भी हैं। अब वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट को 75 बरस के दुखों और दर्दों का मदावा करने का दर्स दे रहे हैं, मगर इन दुखों का मदावा करने वाला है कौन? जिस वक्त वज़ीर आज़म कैबिनेट से मुखातिब थे तो उनकी इस वॉर कैबिनेट में वही पुराने चेहरे थे। वो चेहरे कौन से हैं? इस वक्त कुछ चेहरे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो गुज़श्ता 75 बरस से कौम देख रही है। उनके सामने माजी में दिफा, खजाना, पानी और बिजली, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और निजकारी जैसी वजारतों में रहने वाले सैयद नवीद कमर बैठे हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात, वजारत सेहत, वज़रा बराए तरक्की नस्वा और फिर वज़ीर बराए सकाफत समेत अहम ओहदों पर बराजमान रहने वाली शेरी रहमान, अहम सरकारी और गैर सरकारी ओहदों के बाद दूसरी बार खजाना की कुंजी हाथ में लेने वाली आयशा गौस पाशा है। अब दिफा, खारजा, पानी और बिजली जैसी अहम वजारतों के कलमदान संभालने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी इस वॉर कैबिनेट का हिस्सा है, जो गुज़श्ता कई बरस से मुल्क पर मुसल्लत है। ऐसर इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, सईद खुर्शीद अहमद शाह और रियास हुसैन पीरज़ादा भी मुतअद्दिद बार झंडे वाली गाड़ियों का लुत्फ उठा चुके हैं। इनके अतराफ में गरीब आवाम की बजाय स्टेटस को के नुमाइंदे बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या ये पुराने चेहरे आवाम के दुखों का मदावा कर सकते हैं? और सवाल तो ये भी है कि दुख देने वाले दुखों का मदावा कैसे करेंगे? क्या पुराने चेहरों से उम्मीद लगाई जा सकती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कैबिनेट से ऐन उस वक्त मुखातिब थे जब इलेक्शन में अलग अलग मंशूर के साथ जाने की बातें हो रही हैं। अलग अलग इंतखाब की बातें इस काबीना के सामने की जा रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी समेत सियासी जमातें इस उम्मीद के साथ इत्तेहाद के साथ जुड़ी हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, इंतखाबी अलायंस, उसमें चंद नशिस्तें मिल जाएंगी। और वज़ीर आज़म अपनी वॉर कैबिनेट को मेहनत, मेहनत और मेहनत का पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें इस बात का इदराक है कि अगर उन्होंने डिलीवर ना किया तो उनके माजी में किए गए दावे दम तोड़ जाएंगे। शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मईशत बेहतर ना हुई, बेरोज़गारी कम ना हुई, अशिया खुरोनोश की कीमतें आम आदमी की दस्तरस में ना आई
तो फिर इंतखाबी बयानिया बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए शबाना रोज मेहनत का दर्स दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी बरकरार नहीं रख पाएंगे। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ब्रेक लगी है, अब मजीद ब्रेक लगाना उनके बस से बाहर हो जाएगा। यह बात उस वक्त हो रही है जब डॉलर रुपए के मुकाबले में एक बार फिर तेजी से ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट 400% नीचे आ गई है और आम आदमी लोड शेडिंग के अजाब से बिलबिला उठा है। ऐसे मौके पर अभी मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 से ज्यादा अरब रुपया का नुकसान सिर्फ SNGPL कर चुकी है LNG गलत प्राइस बेचने पे। 51 रुपए 52 पैसे जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है। ये खत ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और PTI नाअहल हैं। मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूं। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं ले जाऊंगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान की नाअहली का सबूत है। अब सवाल तो सादा सा है कि अवाम मिफ्ता इस्माइल की इस बात को माने जो वो आज कर रहे हैं, या उन बयानात को याद दिलाएं जो वो और उनके इत्तेहादी माजी करीब में देते आए हैं। वो तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, महंगाई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत है, उनकी इनकॉम्पिटेंस है। इस हवाले से उनकी स्टेटेड पोजीशन क्या रही है, हाल ही के कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। इससे हम सबको तो फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को तो फर्क पड़ता है, लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। आज फर्क तो पड़ेगा और वो फर्क एक कॉमनर को पड़ेगा और अल्टीमेटली इस हुकूमत को पड़ेगा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएगी। आज मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकाल दिया गया है और वो IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही वो दौरा है जो अवाम के मुआशी दुखों का बदावा कर सकता है। यानी हुकूमत इस वक्त IMF पर इन्हिसार कर रही है। ये वही हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ और IMF के मामलात पर तनकीद करती रही। मुल्क के हालात हैं, अवाम परेशान है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। IMF का माहिदा जो हुआ है उससे महंगाई जो सऊदी अरब से माहिदा हुआ है उसको छुपाने की कोशिश की गई, उससे भी महंगाई का खदशा है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है, जिस बांसुरी में अब कोई नया सुर नहीं रह गया। ये अवाम दुश्मन IMF डील था, ये डील आपके कंधों पे बोझ डाल रहा था। हमने पहले दिन पे कहा और अब साबित हो चुका है कि इस PTI-IMF डील का बोझ आम आदमी अपने खाने पीने के अशिया की कीमतों में, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में आम आदमी ये बोझ उठाएगा। इमरान ने वादा किया था कि IMF के पास जाने से पहले वो खुदकुशी कर देगा। ये मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातें जो कल तक अटैकिंग पोजीशन पर थी, आज वो डिफेंसिव पोजीशन पर दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ जो कल तक डिफेंसिव थी आज अटैकिंग पोजीशन पर है। अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये नाअहल लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं, मिफ्ता आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। हुकूमत के माशी चैलेंजेस पर बात करेंगे और आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिदमत को वोट दो का नारा लगा रहे हैं। वो सियासी इंतकाम के सख्त नाक़िद हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इकदाम से महसूस हो रहा है कि मखलूत हुकूमत भी पुरानी डगर पर चल पड़ी है। हुकूमत वक्त की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमात की खबरें सामने आ रही हैं। इसी दौरान खबर सामने आई कि हुकूमत ने DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी को हटाकर राय ताहिर को FIA का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया है।
नए डीजी FIA राय ताहिर ने 6 साल CTD पंजाब की सरबराही की है, जबकि वो DIG लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर भी रह चुके हैं। राय ताहिर वजीर आजम शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। अब देखना यह है कि FIA का इंतकामी कार्रवाइयों का इमेज खत्म होगा या मजीद ये तासुर गहरा होगा, मजीद मजबूत हो जाएगा। हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ तो पहले अपने खिताब में ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाएंगे। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब वज़ारत आने के बाद जो पहली मेडन स्पीच थी उनकी, उसमें क्या कह रहे थे और मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। बहुत सच्चे दिल के साथ इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा। हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। इंतकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ईथॉस नहीं। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में न रहना, हिसाब जरूर लेंगे। वजीर आजम के बयान के बरक्स वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने वजारत का कलमदान संभालते ही ऐलान किया कि अब आयन चिकन और घड़ी चोर जेल में जाएंगे। सवाल यह है कि वजीर आजम का बयान दुरुस्त तस्लीम किया जाए या फिर वजीर दाखिला की धमकी को संजीदा लिया जाए। राना सनाउल्लाह खान साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। और नहीं, 22 करोड़ उसकी कीमत बताई गई थी। मैं समझता हूं कि इतना हक मुझे होना चाहिए कि ये पता किया जाए कि वो कहां से आई। घड़ी चोर, अगर किसी ने घड़ी चोरी की है, की भी बैतुल माल से है, तो क्योंकि हम इनकी तरह नहीं कि हम ये कहें कि जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। अगर किसी ने किया हुआ और साबित हो गया तो फिर ये तो इमरान खान साहब हर वक्त कहते थे कि इमरान खान साहब चोरों को जो है वो जेलों में। इमरान खान साहब, मामला ये है कि ये रियासत का तोहफा था, रियासत की जो है वो मर्जी चलेगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ के बयानात वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ही के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत किसी भी पर ना तो कोई मुकदमात कायम करेगी, मगर कानून अपना रास्ता लाजमी इख्तियार करेगा। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। मरियम औरंगजेब साहिबा भी कुछ ऐसा ही फरमा रही हैं। पूरे को रिव्यू करने के लिए, इस पूरी की ओवरहॉलिंग करने के लिए कि आइंदा इस कानून को इस्तेमाल करते हुए कोई सियासी मुखालफीन के खिलाफ इसको इस्तेमाल ना करे, कोई उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना करे जिन बेगुनाहों को इन्होंने जेलों में डाला, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, चाहे वो सरकारी अफसरान हो, और इस नैब के खौफ की वजह से। अब जहाँ मखलूत हुकूमत के सामने मुल्क के माशी, सियासी और तजारती मसाइल का हल है, वहीं कई अहम उमूर पर कानून साजी भी हुकूमत के मिशन में शामिल है। ECL पर नए नाम डाले जा रहे हैं, जबकि साबिक काबीना के अहम नामों को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आएंगे, सिर्फ रिश्वत में 6 अरब कमाए गए, सब खुलेगा। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी किसी भी हुकूमत के खिलाफ सियासी इंतकाम नाकिद हैं, वो नैब को खत्म करने की बात करें। वो कह रहे हैं कि अब ये देखना है कि हमने नैब चलानी है या हुकूमत करनी है। है हुकूमत के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर ये नैब रहेगा तो हमने कोई फैसले नहीं कर, हुकूमत नहीं चलेगी। तो आज हुकूमत के पास एक बड़ा फैसला है, नैब को खत्म करना है या रखना है। पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि आपके पास चॉइस यही है, नैब को चलाएं या हुकूमत चलाएं। ये फैसला आज हम सब ने करना है। दूसरी तरफ अब की ऑपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ महज तोशा खाना का स्कैंडल सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म दिया है। केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने तोशा खाना केस पर रिमार्क्स दिए कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, वजीर आज़म ऑफिस वही रहता है, जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए उनसे भी वापस लें। मोज़ेस जज ने कहा कि एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं है, एक पॉलिसी बनाए कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, आवाम के टैक्स से बैरून ममालिक सरबराहान को भी भिजवाए जाते हैं। बाहर से आए सब तहाइफ अवामी जगह पर रखने चाहिए। अदालत ने कहा कि यह पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए कि कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाएं। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो यह हुआ कि तोहफों की सेल लगा रखी है। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि आप हिदायत लें, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहाइफ की मालूमात शहरी को देने का कहा तो फिर फराहम करें। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। साथ ही तर्जमाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, जबकि जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि एक तरफ शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि दिन रात एक कर दें,
75 साल के जो दुख है उनका मदावा करना है, दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्या ये हुकूमत भी साबिका हुकूमत की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की डगर पर चल पड़ी? पहली बात तो यह है कि हमें तफरीक करनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है क्या। एक ये है कि केसेस ना हो बनाए जाएं। आप DGFIA को बुला के कहें कि जनाब मुझे नहीं पता कैसे गिरफ्तार होंगे, इन 3 बाप बेटी और चाचा को तो गिरफ्तार होना है, ये विक्टिमाइजेशन है। लेकिन अगर अच्छा दूसरी ये कि जो केसेस आपने बनाए अदालतों में उनका क्या हाल हुआ, अगर आपके खिलाफ केसेस बनेंगे और वो साबित भी होंगे तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये वो है जिसका वो कहते हैं कानून अपना रास्ता लेगा। मैं आपको 2 मिसालें दे दूं। आपने तोशाखाना के हवाले से बात की, जो टर्की का टॉपकपी म्यूजियम है वो भरा पड़ा है और दुनिया की अट्रैक्शन का बायस है। उसमें सिर्फ वो तहाइफ रखे गए हैं जो शहनशाह को, जो उस वक्त बादशाह था, उसके पास लोग आते थे सुफरा दूसरे मुल्कों के और जो वो तहाइफ पेश करते थे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटिफुली मैनेज्ड यानी म्यूजियम। तो हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ पहले ये नहीं हुआ इस तरह से। एक हार का किस्सा आपको पता चला तो वो वापस लाना पड़ा, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर थे। साबिक वज़ीर आज़म अदालतों के चक्कर लगाते रहे सर इसी तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर। अगर इनसे पूछगिछ हो रही है तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं है। अच्छा बहार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जावेद अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, आपकी इजाजत। जावेद भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर इससे पेशतर कि मैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले एलिमेंट पर आपसे बात करूं, ब्रेक पर जाने से पहले हमने मिफ्ता इस्माइल साहब की आज का प्रेसर साहब ने रखा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर दी गई सब्सिडी को बरकरार रखना मुश्किल नहीं होगा। तो समझा जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली के नरखों में तो पहले ही इजाफा हो रहा है, अगर ये होगा तो ऑब्वियसली फिर वो जो दावे आप किया करते थे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा है, बिजली महंगी है, तो आम आदमी का तो फिर बरकस निकल जाएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि ये फैसला करेंगे और आगे चलकर देखेंगे, और अभी इंशाल्लाह बरकरार है। और आपके सवाल का उस दिन इंशाल्लाह जवाब दूंगा जिस दिन अगर उसकी कीमतें बढ़ी हैं या उसमें सब्सिडी कम की गई है, तो उस दिन रात को आपके प्रोग्राम में जवाब देंगे। अभी इंशाल्लाह वही सब्सिडी बरकरार है और उसी तरह वही कीमतें हैं। तो अभी देखे ना, ये एक प्रिंसिपल पोजीशन आपकी कि लैंड माइन्स लगा के गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, सब्सिडी की मद में 373 अरब रुपए छोड़ गई। आज मिफ्ता साहब ने बताया कि 21 रुपए पेट्रोल के ऊपर, 51 रुपए कुछ पैसे डीजल के ऊपर। अगर ये बरकरार भी रखी जाएगी तो ये पॉपुलर डिसीजन तो होगा। फिर इसका मतलब है या तो दोनों तरफ है, या तो आप अपने पॉलिटिकल सेक्रीफाइस करेंगे या फिर दूसरी तरफ जो है वो माशी तौर पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोनों तरह से दो धारी तलवार तो है भाई साहब। देखिए अभी अब जिन हालात में अपने हुकूमत ली है, आज उसके सारे फिगर्स मुफ्ता इस्माइल साहब ने आपके और कौम के सामने रखे हैं। कौम उसे देख रही है, मीडिया उसे देख रही है, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग उसे एनालाइज कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी माशी पोजीशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन बहरहाल हमारा वो फैसला करेंगे, इसकी परवाह नहीं कि वो पॉपुलर कितना होगा, लेकिन जिसमें हवाम का फायदा होगा, जिसमें हवाम का नुकसान नहीं होगा। पहले बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ रही है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है 2 वक्त की रोटी खाना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना। हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि उनके ऊपर मजीद बोझ ना पड़े, उसके लिए कोशिशें जारी हैं, कोशिशें हो रही हैं और मुझे यकीन है कि मुश्किल फैसले हैं लेकिन उससे कोई रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब भाई साहब बड़ा सादा सा सवाल है, कहीं आप ट्रैप तो नहीं हो गए? मतलब हुकूमत लेकर कहीं आने वाले दिनों के लिए अपनी मुश्किल तो नहीं पैदा कर दी आपने? देखिए जब ये हुकूमत ले रहे थे तो हमें अंदाजा था कि ये मुश्किलात वाला फैसला है। ऐसा नहीं है कि कोई ख्वाहिश थी हुकूमत लेना, ऐसा भी कोई नहीं था कि कोई इससे कुछ अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना बड़ा ज़रूरी था। पाकिस्तान जिस हालात में खड़ा हो गया था, पाकिस्तान के जो माशी हालात खड़े हो गए थे, जिस तरह मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वोट कॉन्फिडेंस खो चुका था, असम्बली का भी और अवाम का भी, अगर और उनको मौका दिया जाता तो ये इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि शायद हम सारे मिलकर भी ठीक ना कर सकते। लिहाजा कोई चारा ना होने के बावजूद बार बार उन्हें कहा गया है कि मेहरबानी करें, आए बैठ कर को माशी पॉलिसी अपनी ठीक करें, मेहरबानी करके को खारजा पॉलिसी के ऊपर ऐसे बयान मत दें जिससे दुनिया के ममालिक में हम अकेले रह जाएं। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारी दुनिया से लड़ाई का, ऐसे मामला आप न करें। गवर्नेंस के इशू ठीक करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ना मानने वाली बात कर रहे थे, जो अब आदमी न कानून माने, न आइन माने, न पार्लियामेंट माने, न कोई ट्रेडिशन माने, न जमहूरियत की परवाह करे, फिर उस वक्त तो किसी न तो किसी को आकर। अच्छा भाई साहब, शहबाज साहब ने इब्तदाई दिनों में बात की कि डेडलॉक नहीं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम मुसालहत चाहते हैं, हम बातचीत पर बिलीव रखते हैं। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है या दीगर आपके ख़ाबरीन ये कह रहे हैं कि केसेस तो बनेंगे, फिर DGFIA की फौरी तौर पर तब्दीली हो गई, तो क्या उम्मीद रखी जाए कि आप भी फोकस्ड होंगे कार्रवाइयों की तरफ, इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ? आप मेहरबानी करके उस
स्टेटमेंट को फोकस करें जो मियां शहबाज शरीफ साहब देते हैं और पार्टी के भी सदर हैं और इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है बिल्कुल इसी तरह यही पार्टी की पॉलिसी है। कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। कानून अपना रास्ता जरूर बनाता है। अगर मैंने कोई कानून वायलेशन की हुई है, आपने की हुई है, किसी और ने की हुई है, उसके लिए कानून मौजूद है। अगर कानून कोई के गिरफ्त में कोई आदमी आता है तो कानून उसका रास्ता खुद देखेगा और खुद अपनी दिल रखेगा। हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं है कि हम लोगों के ऊपर केसेस बनाएं, उनकी पगड़ियां उछालें, उनकी इज्जतें उछालें और ऐसी जाली केसेस बनाएं जिनमें अदालत में जाकर कोई उनकी हैसियत नहीं रहती। ऐसा काम किसी हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए और हमें भी नहीं करना चाहिए। बुखारी साहब, भाई साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे, मैं दोबारा भाई साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन आज जो शहबाज साहब ने वफाकी काबीना से पहला खिताब किया है उससे लग ये रहा है कि उन्हें भी इस चीज़ की रियलाइजेशन तो है कि इस वक्त इत्तेहाद और इत्तफाक कसीरुल जमाती इस हुकूमत को कायम रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कुछ खबरें तो बाहर आ रही हैं खासतौर पे कैबिनेट की ओथ टेकिंग के बाद। तो आपको लगता है कि ये कोई जुज़ वक्ती होगा, मतलब कलील मुद्दत के लिए जितना वो चाह रहे हैं मतलब डिलीवर करने से पहले कहीं ये तिनका बिखर तो नहीं जाएगा? देखिए, रमूज़ सल्तनत के हवाले से मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मैजिशियन हैं और आज की जो गुफ्तगू थी उनकी तमाम तरह डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद उन्होंने जिस तरीके जो रास्ता अपनाया है, मेरे ख्याल से वो एक दो बातें उससे तय हैं। एक तो ये कि वो जो ख्याल है कि वो 4 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, वो तो आप भूल जाएं। वो आए हैं पूरा टेन्योर करने के लिए, तो 1.5 साल तक वो रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अब तक मैनेज किया है इस कैबिनेट को, मैं समझता हूँ उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, इसलिए कि हर एक जो मौक़िफ़ कह लीजिए या जो पार्टी की पोजीशन है उसको अकोमोडेट करते हुए उन्होंने ब्रॉडली तो सारा मामला तय कर लिया है। 2 मामले रह गए हैं, एक BNP का है जो बेंगल साहब की पार्टी है और दूसरा जो I'm sorry to cut you here, बुखारी साहब, ये राइटली पॉइंटेड आउट कि वो इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि 1.5 साल का टेन्योर मुकम्मल करना है। लेकिन क्या ये बात काबिल कबूल होगी पीपल्स पार्टी को या उनके साथ जो दीगर छोटी जमातें हैं? क्योंकि सिर्फ ये मामला नहीं है इस वक्त कैबिनेट के अंदर अकोमोडेट करने का, वो तो फ्यूचर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और बड़े ही बारीकी से आज शहबाज साहब ये बात कर गए हैं कि जो इलेक्शन है वो सब ने अपने अपने मंशूर के तहत लड़ना है। हालांकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कोई इलेक्टोरल अलायंस के अंदर बदला जाए या नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जो वो सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कभी भी इलेक्टोरल अलायंस के ऊपर इत्तेफाक करेगी। मेरे ख्याल से इलेक्शन तो सबको अपनी अपनी पार्टी मैनिफेस्टो के हवाले से और अपने अपने मौक़िफ़ के हवाले से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो ये कि जिस तरह की चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं उसके लिए एक तो इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है, मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो खूबसूरत बात उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुझे किसी और ने नहीं बिठाया है, मुझे आप लोगों ने बिठाया है और मैं आपके मशवरे और कंसल्टेशन के बगैर कोई काम करने वाला नहीं हूँ। ये स्पिरिट चाहिए थी जो मिसिंग थी पिछले पूरे 4 साल में। वो तो डिक्टेटोरियल रजीम मुग़ाइल साहब, ये स्पिरिट तो है और शहबाज साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए, वो चाहेंगे कि 1.5 साल तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान रहें। लेकिन अब्बासी साहब, ये आपको नहीं लगता बड़ा मुश्किल हो जाएगा? आज तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जिन लोगों की वजह से मौजूद हैं वो शहबाज साहब को हीरो बनने नहीं देंगे। सर, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा जी कि मामला हीरो बनने का नहीं है। जो सियासी जमातें इस वक्त बैठी हुई हैं वो बड़ी निचोड़ सियासी जमातें हैं। वो सारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। उन सारी सियासी जमातों के स्टेक ज़रूर हैं, पॉलिटिकल स्टेक भी हैं, उन्होंने इलेक्शन भी सबने लड़ने, लेकिन वो समझते हैं कि हमने इस क्राइसिस से मिलकर निकलना है और उसके लिए यही तरीकाकार है जो उन सब ने इस वक्त एक मुशावरत के साथ आगे जा रहे हैं। मैं ये प्रिडिक्शन तो अभी स्टेज पर नहीं कर सकता कि ये इत्तेहाद, मुश्किलात भी आती है इसमें ज़्यादा मुश्किल फैसले भी बाज़ दफ़ा करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा मामलात ऐसे होते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह सबको साथ लेके चले हैं, जिस तरह सब ने उनकी इज्जत भी की है, जो सब इस बात को रियलाइज़ भी करते हैं, कोई बड़ा इशू मैं नियर फ्यूचर नहीं देख रहा। बहरहाल ये पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जिस पर बहुत उससे मैं नहीं कुछ कह सकता कि आज से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद क्या चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा। सबको इस बात का, जितने भी इत्तेहादी हैं उनको इस बात का पूरा इदराक है कि हमने सब मिलकर इस मुल्क के जो इकानमी है, जो इस मुल्क की माशी हालात हैं, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो खारजा पॉलिसी है, मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। अब भाई साहब देखिए, ये शहबाज साहब हमेशा खिदमत को वोट दे के बयानियों पर बिलीव रखते हैं और वो आज भी खिदमत और खिदमत की मेहनत की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये स्मार्ट वर्क का दौर है सर? खासतौर पर जो नैरेटिव इस वक्त उनके ओपोनेंट
बिल्ड कर रहे हैं जलसों के अंदर, उसका काउंटर नैरेटिव भी लाने की जरूरत है जो क्राउड को पुल कर सके। आप सर फेंक कर मेहनत तो करते रहेंगे और अगर अल्टीमेटली वो मुआशी तौर पर जो चैलेंजेस हैं, जो अपहिल टास्क है, वो डिलीवर ना कर सके, तो वो नैरेटिव जब तक आपके पास नहीं होगा जिसके जरिए से आप पब्लिक को बाहर ला सके, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, यही लीडरशिप का इम्तिहान होता है। जब बहुत मुश्किल हो तो मुश्किल और क्राइसिस से मुल्कों को किस तरह निकालते हैं, किस तरह अपने लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाते हैं, किस तरह उनको एक नई होप देते हैं और अपने साथ खड़ा करते हैं। कि जरूर जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये चैलेंजेस हैं हम इसकी, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इन चैलेंजेस को मुकाबला करेंगे, इन चैलेंजेस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ गलतियाँ हैं उनको बेहतरी करेंगे, सबको साथ में लाएंगे। और इवन कि इमरान खान साहब भी अगर पार्लियामेंट में वापस आ जाएं तो उनको भी दावत देंगे कि ठीक है, आप अपने जलसे भी जरूर करें, आप अपना नैरेटिव भी जरूर सेल करें, लेकिन मेहरबानी करके इस कानून साजी में आकर अपना रोल वो भी प्ले करें। तो ये पाकिस्तान की जरूरत है कि इस वक्त इत्तेहाद की बात करें, इस वक्त इत्तेफाक की बात करें, इस वक्त सारे स्टेकहोल्डर्स को। बुखारी साहब, आपका कोई कमेंट, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। कल तक जो डिफेंसिव पोजीशन पे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज वो अटैकिंग पोजीशन पे खड़ी है, और कल तक जो अटैकिंग पोजीशन पे थे आज हुकूमत में आके डिफेंसिव हो गए हैं। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहला कमाल तो तहरीक इंसाफ का ये था कि काम उन्होंने 4 साल में कुछ करके नहीं दिया, लेकिन जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स थे या जो उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन थी या प्रोपेगेंडा जो उसकी कैबिनेट थी, जो सुबह से शाम तक चोर 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 चोर, डाकू 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 के तराने गाते थे, शाम को शाबाश लेते थे, किसी ने मिनिस्ट्री की तरफ पलट के नहीं देखा। ये स्ट्रेंथ है उनकी। अगर वो मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं तो ये नून लीग को भी चाहिए या हुकूमत को चाहिए कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन बेहतर करें। मैं आपको उसका नुकसान बताने लगा हूँ ना। हुआ ये कि 4.25 साल के बाद वो खड़े हैं हैंड्स अप होके, किसी के पीछे कुछ छोड़ने के लिए और देखने के लिए नहीं है, और बिलाखिर उनको हुकूमत छोड़नी पड़ी। यही हाल होगा। ये पर्सनैलिटी कल्ट का सबसे बड़ा अजाब ये है कि ये इनडेफिनेट टाइम के लिए कभी कायम नहीं रहती है। आप वक्त गुजरने दें और ये कुछ चीज़ें जो आने वाली हैं सामने वो आ लेने दें, आप देखिएगा इसका क्या हाल। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। जावेद भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अकबर एस बाबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकबर एस बाबर साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में 25वीं बार इल्तवा की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में जो करने का हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, उसको चैलेंज किया है। पीटीआई ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, और इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सिंगल बेंच के फैसले का एक पैराग्राफ कानून से मुताबिकत नहीं रखता। सिंगल बेंच ने फेस द म्यूजिक जैसी इस्तिलाह भी इस्तेमाल की है। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। पैराग्राफ को अदालती हुक्मनामे से हज़फ किया जाए। पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सिंगल बेंच के फैसले में लफ्ज़ फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। दायर की गई तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील में यह भी कहा गया है कि 30 दिन में फैसले की इस्तदा दरखास्त में शामिल ही नहीं थी। सिंगल बेंच का 30 दिन में फैसले वाला हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। यह अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चेयरमैन पीटीआई खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें फॉरेन फंडिंग केस में किया जा सकता है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने कराची जलसे में क्या कहा था वो आपके सामने रखता है। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे, हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करें, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, आईए के अंदर हमारे खिलाफ नैब में झूठे केसेस बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में न सिर्फ इल्तवा की कोशिशें की जा रही हैं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की किरदार कुशी भी की जा रही है। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जबकि माजी में पीटीआई उनके अपने किरदार की मुतरफ रही है। इस हवाले से न सिर्फ इमरान खान साहब कहते रहे बल्कि उनके जो करीबी वज़रा हैं वो भी गुन गाते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। शेख रशीद साहब इस हवाले से क्या कहते रहे, जरा आपके सामने रखते हैं। कमीशन तो राजा साहब, सुल्तान सिकंदर साहब बहुत मेरी रेलवे के चेयरमैन रहे हैं 2 साल, बहुत जबरदस्त आदमी है, बासूल आदमी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और पिटिशनर इस केस में अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्तवा की कोशिशें कर रही है।
30 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई डिसीजन सुनाए, लेकिन इस पर एतराज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसी बेस पर अब एक बार फिर इसमें तातुल तो आ गया है 1 हफ्ते का। क्या ये केस अब आगे बढ़ेगा, मतलब 1 हफ्ते के बाद वहीं से रिज्यूम हो जाएगा, या आपको लगता है कि ये जो अटेम्प्ट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, इस अटेम्प्ट में कोई ना कोई कामयाबी तो मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये डूबते हुए अपना आखिरी हाथ पाँव मार रहे हैं। नवी रेट पटिशन है, और ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जो पिछली रेट पटिशन थी जिस पे अब अपील की है, ये पीटीआई ने ख़ुद दाखिल की थी। तो अगर पीटीआई ये रेट पटिशन ना दाखिल करती तो शायद ये फ़ैसला जो था ज़ाहिर है वो ना आता और 30 दिन की कतरन भी ना लगती। और वो पटिशन क्या थी कि अकबर एस बाबर को इस केस से अलग किया जाए, और जो रिकॉर्ड ये जवाब में जमा करा रहे हैं ये अकबर एस बाबर से पोशीदा रखा जाए। अब 2700 दिन हो गए हैं इस केस को, 7.5 साल हो गए हैं इस केस को। नवंबर 2014 में मैंने ये केस किया था, पौने 200 के करीब पेशियाँ हो चुकी हैं, हमने हतमी दलाइल दे चुके हैं। अब सिर्फ इन्होंने जो दलाइल दे रहे हैं इसका एक जवाब देना है, जिसके लिए हमें चंद घंटे चाहिए होंगे। केस अब मुकम्मल हो चुका है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी पे इन्होंने अपने जो जवाबात देने थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे या कमेंट्स थे, वो 15 मार्च को ये दे चुके हैं। तो ये कर क्या रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। जी, ये बेसिकली चाहते हैं कि जब तक तो अगर आपको याद है 2019 में जब सरदार रजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उस वक्त कोई थोड़ी हलचल हुई थी कि शायद इस केस का फैसला हो जाए, तो इन्होंने उस वक्त तोपों के धाने उनकी तरफ खोल दिए थे। उसके बाद इन्होंने ये स्क्रूटनी कमेटी को मैनेज करते रहे, तो तब तक तो मामलात इनके कंट्रोल में थे। अब जब स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट आ गई और तमाम मामलात जो खुफिया रखे गए थे, यानी स्टेट बैंक का रिकॉर्ड हमसे खुफिया रखा गया था, वो हमें मिल गया, तो पूरा केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, सारी चीज़ वाजे हो गई। अब उसका नतीजा अखज़ करना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ये किसी तरह से हाथ पांव मार रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी वो जो इन्होंने किए उसको इसके साथ मिला के करें, वो इन्होंने 2017 में किए थे। लेकिन अकबर साहब अभी स्क्रूटनी कमेटी के मैंडेट ने तजावुज किया, उन्होंने अपने मैंडेट से नहीं किया। मेरा ख्याल है कि ये तो अब क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन हैज टू डिसाइड, स्क्रूटनी कमेटी ने जो करना था वो दिन गुजर गए। लेकिन अभी वो जो पिटिशन उन्होंने की थी, वो कहते हैं उसमें इस्तदाई कोई नहीं थी कि इसका फैसला 30 रोज में किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि जो उसमें जो कोर्ट ने फैसला दिया है, अगर उसका मतन देखा जाए तो उससे ये लगता है कि ये को बड़ा ही गैर पार्लिमानी अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए, तो इस तरह से इसमें इल्तवा लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर पूरे नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में जो वफाक की इकाइयां हैं 2 मिसिंग हैं इस वक्त, पंजाब से और केपीके से। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का मिसिंग होना है, और उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड भी करा दिए, कानून में कोई कतगन नहीं है कि अगर 3 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है और मुकम्मल तौर पे करता है। लेकिन इससे अहम बात यह है कि जो 2 मेंबरान की सीट खाली है उस पर मेंबर लगाना किसकी जिम्मेदारी होती है? उस वक्त की हुकूमत, और उनको अपोजिशन से रब्ता करके और जो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए 2 कैंडिडेट्स पे कंक्लूड, जिस तरह के आपके सामने इनके अपने वजीर का बयान अब सामने आ गया है, जब वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़े खुशी और बड़े ही एक फ़खरिया अंदाज में कह रहे हैं कि जी हमने इन सब पे एग्री किया है, ये जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो इसी तरह ये तो इनकी जिम्मेदारी थी, एक तरफ अपनी जिम्मेदारी से गफलत की, फिर उसको बहाना बनाया कि नहीं जी ये केस चूंकि इस वक्त 5 की जगह 3 मेंबरान हैं, किसी किस्म की कोई कतगन नहीं है, कानून में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन 3 मेंबरान पीछे फैसले देते आए हैं और बड़े फैसले उन्होंने दिए हैं, मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई भी किया है, तो किसी किस्म का कोई कतगन नहीं है। ये ऐसी एक टैक्टिक है लोगों के दिलों में शकूक डालने के लिए। अकबर साहब, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं। अब मैं पता नहीं उसको आप कॉन्स्पिरेसी कहें, उसको इंटरफेरेंस कहें, क्या है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इसी केस से जुड़े हुए एक ऐसे किरदार जिनका आप बारहा हमारे प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, अब बरतानिया से अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आरिफ नकवी साहब, अबराज ग्रुप के CEO, उनका भी इस केस में नाम तो आपने लिया और हमने आपके मुंह से कई दफ़ा सुना। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस डेवलपमेंट सर?
देखिए आई डोंट नो इफ कि क्या वाकई उनको एक्स्ट्राडाइट किया है कि नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनकी एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस हो रहा है। उनका जो पहला ट्रायल था मैजिस्ट्रेट उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राडाइट करें, फिर होम डिपार्टमेंट ने कहा एक्स्ट्राडाइट करें, अब हाई कोर्ट का मामला है, उसके बाद ये एक्स्ट्राडाइट हो जाएंगे। ये एक अबराज कंपनी है, 14 अरब डॉलर की बन चुकी थी, इसमें एक ऑलमोस्ट $1 बिलियन की घपले हुए हैं। जो आरिफ नकवी हैं, जो इमरान खान के दोस्त थे, जो यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी मीटिंग्स में उनके साथ बैठते थे, यहाँ से जब हीथ्रो एयरपोर्ट गए तो वो गिरफ्तार हुए इस केस के सिलसिले में, जो कि न्यूयॉर्क में दाखिल हुआ है। और इन्होंने जो उस वक्त गिरफ्तारी के बाद नंबर दिया, उसमें एक नंबर इमरान खान का था। तो ये, और मुझे चूंकि मालूमात थी कि ये जो इनका ताल्लुक है इमरान से बड़ा करीबी और फंडिंग के हवाले से, तो फिर एक कंपनी जो स्टेट बैंक के जरिए सामने आई कि उस कंपनी ने $2.1 मिलियन वूटन क्रिकेट क्लब, जो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। अब ये केस चूंकि न्यूयॉर्क के कोर्ट में चलेगा और अब आरिफ नकवी के जो सीनियर पार्टनर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। तो जब वो पूरा का पूरा उनका अकाउंट को खंगालेंगे तो वो ये सवाल उठने का खदशा तो है कि भाई ये पैसे किसके थे जो आप इमरान खान को दे रहे थे या इस वूटन के जरिए भेज रहे थे? ये पैसे अबराज के थे? क्या ये आप लीगल एक्टिविटी कर रहे थे? तो वहां पे इसके इम्पैक्ट बड़ा सीरियस पड़ सकता है। और याद रखिए कि ये हमारा केस सिर्फ 2013 तक है, धरना इसके बाद हुआ था। तो जो बड़े पैमाने पे मुझे मालूमात हैं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि 5 साल जब आप केस फाइल करें उससे पीछे 5 साल का इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन जो बाद के साल थे उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे इससे 10 गुना 1000 गुना ज्यादा फंडिंग हुई है। वो फिर फैक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। तो ये बड़ी सीरियस इशू है। यानी आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस की एम्बिट को ओपन करना पड़ेगा। 2013 के बाद जो कुछ हुआ है धरने में उसको भी देखना पड़ेगा। मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। आरिफ नकवी साहब की जरा फोटो भी चला दें। खान साहब की फोटो तो चल रही है, जरा आरिफ नकवी साहब की चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी समझ आए कि बात किसकी हो रही है, जरा उनकी याददाश्त भी जो है वो ताजा हो जाएगी। अकबर इस बाबर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ये, कोई इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट हमारी इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में चल रहा है, जब आपको पता था तो क्या हुकूमत भी भाप तो नहीं गई थी कि ये हवालगी होने वाली है, उसके बाद बहुत सारी रेवलेशंस होंगी और अब आरिफ नकवी साहब अगर कुछ कहेंगे या न्यूयॉर्क की कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा तो फिर आसानी से कहा जाएगा कि देखें ये अमेरिका से आया है और अमेरिका, ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। नहीं, अगर अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी होती तो आज इमरान खान अमेरिकन कांग्रेस वुमन से मिल रहे होते। क्या वो कंस्पिरेसी डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका ने कैसे कंस्पिरेसी बनाई? असली कंस्पिरेसी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है वो ये हुई है कि एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, गैर मुल्की शहरियों ने की है, भारतीय शहरी उसमें शामिल हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, पीटीआई के अकाउंट खोल के दिखाऊंगा, उसमें भारतीय शहरी का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने पीटीआई की फंडिंग की है। तो असली साजिश तो ये हुई थी कि एक हुकूमत, एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग हुई जिसके जरिए उसको इक्तदार में लाया गया और फिर उस सियासी जमात ने इकतदार में आने के बाद मुल्क की ईंट से ईंट बजाई, मुल्क की मईशत तबाह की। इसको भी क्लियर कर देना बाबर साहब, ये गैर कानूनी फंडिंग और फिर जो है ना वो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग, वो कहते हैं ये तो देखिए ममनुआ फंडिंग है। और इस हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे कंसीलमेंट हो जाए के हवाले से, तो वो एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, वो पैसे वापस ले लिए जाएंगे। बट दैट्स इट, इतनी सी बात है, कोई पार्टी डिसॉल्व थोड़ी हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक प्रोहिबिटेड फॉरेन फंडिंग का ये बहस बड़े अरसे से चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है जिसको ये अभी अपील कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग हो तो उसका इम्पैक्ट पार्टी पे और उसके चेयरमैन पे भी पड़ेगा। और फिर फॉरेन फंडिंग का भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, कानून में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई फॉरेन नेशनल, फॉरेन कंपनी अगर फंड करती है तो वो फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में आ जाता है। तो कानून में सिर्फ प्रोहिबिटेड का जिक्र नहीं है, उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई फॉरेनर किसी सियासी जमात को फंड नहीं कर सकता, कोई फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती, और अगर करती है तो फिर उसका एम्बिट चेंज हो जाता है। प्रोहिबिटेड में तो ऑलरेडी फैसला आ चुका है कि जी आप जो मसलन इमरान खान है या कोई भी पार्टी का चेयरमैन है, इन्होंने एफिडेविट्स दिए हुए कि हमारी पार्टी का कोई प्रोहिबिटेड फंड नहीं। मुझे बताया जा रहा है कि नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। ये मुझे लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, ये हमेशा आपसे पूछता हूं मैं, आप कहते हैं फैसला तब आएगा जब वक्त का तकाजा होगा, तो डू यू थिंक कि यही वो वक्त का तकाजा था कॉन्स्पिरेसी के इस मौसम के अंदर? नहीं, कंस्पिरेसी थियरी तो ये इमरान स्पिन डाल रहा है।
अपने जो 10 सेकंड सर। गैर कानूनी काम किए उसके वक्त यकीनन आ चुका है, वक्त आ चुका है, बहुत यही वक्त है और इंशाल्लाह आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक रानुमा अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।